बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान दौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे के दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि इस टाइम हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है, आज जुमे का दिन है और स्पेशली इज्तिमाई दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, क्योंकि हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और जो हालात हम देख रहे हैं उसको देखते हुए सबको एक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मुल्क के लिए। इस टाइम हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। जो हमारे इस टाइम माहौल में, हमारे इस माशरे में जिस तरह इंतशार फैल रहा है, बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस चल रही हैं इस टाइम मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी बात कर रही हूँ और लोगों के हवाले से भी, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी को लाजमी याद रखना होगा। हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, ये हमारा मुल्क है, इसका ख्याल भी हमने रखना है, क्योंकि ये मैसेज हमेशा मैं देती रहूँगी, क्योंकि हमने इसी मुल्क में रहना है, हमने यहीं पे सर्वाइव करना है, हमने काम भी यहीं करना है। तो इस हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ों का, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों का ख्याल भी रखना है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़हूर दरेजा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकी दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हो? आपकी तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। माशाल्लाह, वेलकम करते हैं जी। और इसके साथ ही शकील से तो हमारी बात होगी हमारे मुल्तान के हवाले से, यहाँ की जो टॉप स्टोरीज़ हैं इस टाइम और जो इनकी बीट है उससे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आज इनसे मालूम करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसके साथ ही ज़हूर साहब से बात करेंगे थोड़ा एक सूबे के हवाले से भी, और इस टाइम जो मुल्क की हमारी सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। फिर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक। तुसां ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। तुसां बहुत सोहना आगाज़ किते और दुआ दे नाल आगाज़ किते कि अल्लाह सी मुल्क दी खैर फरमावे, कौम दी खैर फरमावे, वतन वसेब दी खैर होवे, हर जहाँ ते खैर होवे, चंगी होवे। और खास तौर ते जड़ी मुल्क दी मौजूदा सूरत हाल है इंदे उत्ते मुल्क दा बच्चा बच्चा परेशान है। तुसां देखदे बैठो कि एक अरसे तो पिछला दौर है तो उनदे विच भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और उनके बाद दौर तब्दील थे तो महंगाई ऊँ तो ज़्यादा चली गई और डॉलर खौफनाक हद तक चला गया कि 300 रुपए तक डॉलर चला गया, इनमें पेट्रोल चला गया। और ख़ास तौर पे एक आम आदमी और मुलाजम पेशा आदमी सख्त मुश्किलात का शिकार है। तो उनके बाद ये जी सियासी कशमकश है, मैं तो को कहना कि भाई ये एक इकतदार की रस्साकशी है। तो इन कशमकश दे विच भी मुल्क का हर रोज़ बहुत ज़्यादा नुकसान थींदा पे। जिवें हुण मकसद नेट बंद है, नेट जितना बंद हो सी तो उन अफवाहें जरन ना तरह तरह दी अफवाहें आसन। तो असां कहते से कि ई मुल्क की बेहतरी थी होनी चाहिए और फरीकैन और ख़ास तौर पर सियासतदान अफवाह मुतफीम को कम गिनन और जितने भी जंग पै वञे, झगड़ा पै वञे तो उनका हल आखिर एक मुज़ाकरात होंदे। तो मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, हुकूमत को भी और इदारे को भी, इस्टेबलिशमेंट को भी जितना थी सके कि वो बेहतरी वाले पासे आवे। तो इहो ही मुल्क की कौम की बेहतरी है। खास तौर पर हुण असां गाल की वन सकती है कि भाई वो लंबी गाल थी वैसे तुसां नाल मकसद है कि जिक्र किते भाई सराइकी सूबे का, तो मैं समझदा कि ही सूरत हाल दे विच सराइकी सूबे के मसले को भी पिछों ते चाह सट दिता गया। हालांकि 2018 के इलेक्शन के विच सराइकी सूबे का मसला पहले नंबर पर है और एक सूबा महाज बढ़ाया गया और हूँ सूबा महाज अजर का पाता गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, माहौल बढ़ाया गया और इतों के करोड़ों लोगों की आस बधीज गई कि भी हुण को शायद सारा मसला हल थींदे। वल ऊँ सूबा महाज को तहरीक इंसाफ जम किया गया तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने लिख दिता कि भी 100 ॾींहं के अंदर असां सूबा बड़े सूँ
वल 100 दिन गुजर गया, 200 दिन गुजर गया, वत मकसद 3 साल गुजर गए, सूबे का नाम भी ना चाहता गया। तो उनके नाल एक लोगों के हौसले टुटे, मायूसियां फैलियां। उनके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, वत नवे आए। ये जेडे टाइम नून लीग पीपल्स पार्टी हैं, वो आखिंदे इमरान खान को कि तुसां सूबे का बिल घेनो असैम्बली दे विच, असां हिमायत करेंगे से और सूबा बढ़ाओ। हुण जबकि इमरान खान चले गए तो नून लीग तो पीपल्स पार्टी हिक थी चुके हैं। वल ये भी नहीं कहना है भाई तुसां जो अपोजिशन छावे उन तो आखदे आवे कि सूबे का बिल घेना असां हिमायत करें, क्योंकि नून लीग भी 2013 के इलैक्शन के सूबे का वादा किया, पीपल्स पार्टी के मंशूर शामिल है सूबे का वादा। तो हुण ये कि इन सूबे के मसले को तुसां हल करो। इहदे नाल सूबे के मसला दे नाल हुण तुसां देखो कि जितना भी झगड़ा थे ये पंजाब की वजह तो थे। और हुण इहो ही आख्या गया पंजाब असैम्बली तहलील की गई, वल भाई पंजाब इलैक्शन कराओ, पंजाब इलैक्शन करो, वल 14 मई की तारीख दी गई। अच्छा, आइन के मुताबिक उन इलैक्शन थिवण जरूरी है। वल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उस फैसले को भी ना मन्या गया। तो असां ये कहते से कि भाई एक पंजाब के हुजम की वजह तो, पंजाब के इकतदार की वजह तो, तख्त लाहौर की वजह तो सारे झगड़े पैदा थे कि 62% आबादी का पंजाब है और 78% आबादी के 3 सूबे। इनको बैलेंस करना भी जरूरी है कि भाई एक सराकी सूबा बढ़ से तो बहु हद तक जो छोटे सूबे का एहसास महरूमी है वो खत्म थी वैसे, और ई वसेब के लोगों को सैनेट के नुमाइंदगी मिल वैसे जी कि हुण 62% आला 25% नुमाइंदगी की खड़े सैनेट के, जबकि जो 78% हैं उन्होंने को सैनेट के 75% नुमाइंदगी हासिल है, क्योंकि हर सूबे का इक्वल स्टेटस है, उतना बराबर विशेषता मिल गई। तो उनके नाल नाल कदम कदम ते महरूमी है ई वसेब की। वल यह कि तारीखी एतबार से एक खिता खुद सूबा है, जरा सूबा मुल्तान है तो उनका हद्दां रेवेंट तक वेंदा हैं। ही सूबा मुल्तान सरगोदा शामिल है, फैसलाबाद शामिल है, और अगू तो जरा सूबा लाहौर है, पंजाब ना दी कोई शय कहना है, सूबा मुल्तान है, सूबा लाहौर है। सूबा लाहौर के जरा हद्दां हैं वो अमृतसर जलंधर उन पासे वेंदा हैं। तो हुण पाकिस्तान बनने के बाद तो कम अज़ कम जितना हुण पेशावर सूबा है उनको बहाल किया गया, सूबा सरहद बढ़ाया गया, बलोचिस्तान एक नवा सूबा बढ़ा दिता गया। तो जरूरी है कि जरा एक कदीम सूबा है, जरा एक वड्डा सूबा है, जरा एक इतना वड्डा मालदार सूबा है जिन्हें वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि तुसां देखो कि ये वारी जरी बंपर क्रॉप जरी कणक दी मिली है $20 अरब का फायदा थे मुल्की मैशत को, वो कहें दीते ही खिते ने दीते। और सारी नकदावर फसल है वो ही खिते दिए, और 7 दरिया ही झा दे उत्ते आते मिलते हैं। बिल्कुल असां देखो ना भी हर तरीके नाल राजस्थान दी जेड़ी महरूमी है, जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, ई वसेब दे करोड़ा लोगों के नाल नाल पाकिस्तान की जरूरत है। हुण शकील सुल्तान सिंह या सारे जितने भी बाल हैं पढ़े लिखे बाल हैं, आला तालीम याफ्ता बाल हैं, तुसां है वे क्या ई तुहाडा हक नहीं कि तुसां मकसद है कि DC बढ़ो, तुसां कमिश्नर बढ़ो, तुसां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे जज, फौज दे जनरल करनल, इवें फॉरन सर्विसेज इतों के लोगों को क्यों ना मिलन, और मिल से नूं वाले जो सूबा हो से। क्योंकि हुण बलोचिस्तान की थोड़ी तालीम वाला बंदा भी CSS का इम्तिहान पास कर वेंदे, उन्हां दा कोटा है। सही। अच्छा, एक कॉलर है साडा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रियाज है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, देखें मैं पूछूंगा कि मैं बहावलपुर से हूँ, सराकी बेल्ट से हूँ। इस इलाके में वलीउर रहमान साहब 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ पे सराइकियों ने यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं किया आज तक, कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी कराई सराइकियों ने। यहाँ पे जो सराइकियों के बड़े सरकर्दा लीडर है, ठीक है, जबकि आप उसके मुकाबले में देख रहे हैं चौधरी मजीद वाले हैं, उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की, इस इलाके में लोगों को रोजगार दिया। जबकि जो इस इलाके के बड़े सराइकी हैं, जो कहते हैं हम सराइकी हैं, उन्होंने इस इलाके में कुछ भी नहीं किया। हम सूबे को लेकर क्या करेंगे? सूबे को लेकर ये लोग हुकूमत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस फिर हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। तो बात यह है कि जो जिस सराइकी यहाँ अपने वो कहते हैं हम बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या किया इलाके में, ये बेहतर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी रियाज साहब बहुत सोहनी गाल करें बयान
देखो एक कुलिया है, अगर मकसद है कि सूबे की जरूरत क्या नहीं तो वल सारे खत्म च करो। अगर सूबे एक फजूल शय हैं, अगर ये वसेब दे लोगों को सूबा नहीं चाहिए या उनका कोई फायदा क्या नहीं तो वल पंजाब दे भी फायदा क्या नहीं, सिंध का भी फायदा क्या नहीं, वल कोई सूबा ना बढ़ाओ। ये तो एक इहो जी गाल है जिते तक हुण गाल है कि बई ये खिते दे लोग हुण भी बलीगुर रहमान साहब ये खिते दे सारे शहरे ने क्या आखे कि भाई उन्हें आखे कि भाई असा कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सको अपने घाड़ी बात देते तो इथों का जरा बंदा है उन्हें खिलाफ भी गाल करेंगे। लगारियन मजारियन खारन खोसन दरीशकन जेरे भी ये खिते की महरूमी के जिम्मेदार हैं। लेकिन एक मैं तो बई गाल भी दसा क्योंकि जितने भी जगीरदार हैं वडेरे हैं उन्हें दे घर लाहौर दे विच पैदा लाहौर दे विच थींदन, परवरिश लाहौर च पैंदन और मकसद है कि तालीम लाहौर च हासिल करेंदन। इतने तो सिर्फ वोट गिनण आंदन या उन्होंने बेगार कैंप बढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं तो अगली गाल भी करा कि जिथा ई वसेब दा वडेरा सरदार जगीरदार है उथा आबादकार भी उन्हें नाल रल गए, उनका दिल भी लाहौर नाल धड़कदे। उन्हें भी अज तक ओन नहीं किया इतों की तहजीब को, इतों की सकाफत को, इतों के हकूक को। हाँ मकसद है कि चौधरी सऊद मजीद साहब है उन्हें के भी इंडस्ट्री न लाती है। अच्छा एक मामूली लाती हुई है क्या ये खिते दे कोई टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन बढ़े या सी पैक का मनसूबा है तो सी पैक के मनसूबे नाल कि भाई असा मनसूबे कोई एक इंडस्ट्रियल स्टेट या कोई जो सनती बस्ती कहन कोई भी नहीं बढ़ेगी तो कदम कदम देते महरूम हैं। और असा कहते से कि जेरे लोग इतना आ गए वो सन ऑफ सैल ये धरती के बेटन और वो सारे नाल थे। असल बेसिकली उन्होंने कॉल करने का मकसद ये है दसना कि जाहिर गल है कि अगर सूबा भी बन बने तो अगर वल भी साकू वसाइल ना लेते गए और वली से महरूमिया का शिकार है तो क्या फायदा है। जी जी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो यहाँ से जाकर वापस पे बैक नहीं करते कुछ भी। हाँ ये अच्छा ये तो अभी हम वही शिकिल बात आ जाती है कि जितने भी हम लोग जिनको वोट भी दिए हैं इवन के तो हमने आज तक देखा है हमें उन तो कभी कहीं भी नजर नहीं आया। पाकिस्तान है एक फैमिली में से एक बंदा कामयाब होकर बाहर चला जाए वो फैमिली को पे बैक नहीं करता, ये तो फिर भी एक बड़ा इलाका है, ये भी मसाइल देखने को मिलते हैं। हम समझते हैं कोई नया नौजवान आ रहा है वो एक दफा हुक्मरान मुंतखब हुआ उसने कुछ खिदमात दी और उसके बाद फिर वो उसी निज़ाम का हिस्सा। अच्छा फिर हमारे अगर हम बात करें यहाँ पर जनूबी पंजाब से तो हमारे जो मिनिस्टर्स हो गए हमारे हम यह देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर आज़म बड़े लोग गए ठीक है यहाँ से हमारे बहुत सारे लोग। तो वही बात आ जाती है कि मुल्तान के हवाले से जिस तरह काम होना चाहिए था जनूबी पंजाब में जिस तरह काम होना चाहिए ओवरऑल वो आज तक ना हो वो कभी नहीं करेंगे। वो क्यों चाहेंगे उनके अख्तियारात जो हैं वो जो साउथ पंजाब के लोगों को जलील होकर लाहौर जाना पड़ता है वो क्यों चाहेंगे कि सारे मसाइल उनके वहाँ हल हो जाए, फिर वहाँ पर उनके पास वो चीज़ें ना रहीं तो वो एक साउथ पंजाब के लोगों को वैसे ही पीछे रखा जाता है और यहाँ से अगर कोई आगे चला भी जाता है वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा बन के रह जाता है और पीछे लोग वैसे ही वो पछता रहे होते हैं कि हमने उनको वोट दे के भेजा था। तो ये भी ठीक है, इसके लिए कोशिश होगी कुछ सूबा बनेगा, अख्तियारात यहाँ मुंतकिल होंगे तो ही यहाँ के लोग अपने हक खुद ले सकेंगे, नहीं तो वो लाहौर की महरूमियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा जी इसमें मजीद भी बात करते हैं और साथ ही शकील आपसे जानेंगे इस टाइम बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम में जो मुल्तान में कॉन्वोकेशंस का इनेकाद हुआ है उसके हवाले से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्वोकेशन एक ऐसी तकरीब है, एक ऐसा दिन है जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यादगार होता है, बड़ा अहम भी होता है क्योंकि उस दिन डिग्री मिलनी होती है ग्रेजुएशन का। एक जैसे कॉन्वोकेशन में डिग्री तो अब देखें अब ये जो मुल्तान का बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान का 17वां कॉन्वोकेशन हुआ है। इससे पहले 2-3 माह पहले 16वां कॉन्वोकेशन हुआ था और उससे पहले चले जाएं तो 3-4 साल में कॉन्वोकेशन हुई ही नहीं है। अब ये यूनिवर्सिटी की एक बड़ी अचीवमेंट है कि वो मुसलसल दूसरा कॉन्वोकेशन करवाने जा रहे हैं और हमारी बात हो रही थी 9 मई को वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब उनका कहना था कि 2 से 3 माह के बाद 18वां कॉन्वोकेशन भी हम करवाने जा रहे हैं। तो मुसलसल कॉन्वोकेशन जो हो रहे हैं ये एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कॉन्वोकेशन जो है वो मुकम्मल रुके हुए थे। तो इस कॉन्वोकेशन में 10,138 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं जिसमें BS प्रोग्राम था, MPhil, MSc, PhD स्कॉलर्स थे और इसमें गोल्ड मेडल्स लेने वाले जो हैं वो 389 स्टूडेंट्स हैं। और मज़े की बात जो हम वहाँ बैठे थे कॉन्वोकेशन देख रहे थे
गोल्ड मेडल लेना, पहली पोजीशन लेना यूनिवर्सिटी लाइफ में, ये बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। और वहाँ हमें अच्छा कॉल ले लेते हैं, इस पे बात करते हैं। शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद राशिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये काफी अरसे से सुबह चल रहा है, अब हमको क्या भूख नहीं दिए जा रहे, और जितना भी कोटा होता है सीटों का हो गया, जो हमारे स्टूडेंट हैं बहुत सारे वही ले जाते हैं, दाखिला और वाले। अगर ये सुबह बन जाए तो सारे हकूक मिलेंगे, बेरोजगारी में बड़ी कमी आएगी, और इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहाँ पे मंजूरी होती है, लेकिन वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और यहाँ पे ज़राअत के हवाले से जो जनूबी पंजाब है जी जी बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पे आप देखें तो बड़े बड़े यानी पोटेंशियल है इस सूबे में, तो सारी वो पोटेंशियल वो ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये इनको चाहिए कि जोर लगाएं, जो भी जितने वडेरे हैं वो यहाँ से वोट लेके तो फिर वहाँ चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं आवाम को। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। तो वही बात आ जाती है कि इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि एक मुल्क की सूरत हाल भी हमारी इस तरह की बनी हुई है, और फिर ऑलरेडी जो हमारे पहले वाले प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, क्योंकि महंगाई भी, बेरोज़गारी भी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। तो हर बंदे की जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। तो बस दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर हम हमेशा अपने हुक्मरानों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क के बारे में, इस कौम के बारे में, आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि उनको किस हद तक रिलीफ मिल सकता है। ये जिन्होंने दो बातें की हैं ना, एक तो इस सूबे के लोगों में वो कहते हैं कि सूबे में बहुत काम की लोग हैं, वाकई ही सूबे के लोगों में बहुत पोटेंशियल भी है। जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है ना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बहुत ना दानिश्वर लोग आए होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आए होते हैं, तो वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे होते हैं कि साउथ पंजाब की वो कदर नहीं की जाती लोगों की, इनको वो मौके नहीं दिए जाते। लेकिन ये मानते हैं कि सूबा पंजाब के लोगों में पोटेंशियल है। पिछली दफ़ा जो सदारती अवार्ड्स मिले हैं उसमें सूबा पंजाब के 6 लोग थे, और मुल्तान से ही हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको भी मिला है, और शाकिर शुजाबादी उनको मिला है, और इस तरह 4 लोग और भी हैं, उनमें एक कोई मजहबी शख्सियत भी हैं, उनको भी अवार्ड्स मिले हैं। अब उन्होंने इस तरह के अपने कुछ कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कुछ किसी ने अदब में, किसी ने सियासत में, किसी ने तालीम में, किसी ने मजहबी कामों में ऐसी चीज़ें की हैं कि उनको अवार्ड्स मिले हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि ठीक है, हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह ये लोग इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए एक हो गए हैं, एक दूसरे पर इन्हें गुस्सा दिखा रहे हैं, इसी तरह सूबा लेने के लिए भी अगर एक हो जाएं तो सूबा भी मिल सकता है। और ये जो हल है वो सूबा लेने में ही है, उसके अलावा साउथ पंजाब के लोगों को ये नहीं आने देंगे आगे। तो चलें अब अगर बात ले आते हैं अपने कन्वोकेशंस की तरफ। उसमें मैं आपको कह रहा था कि 389 के करीब गोल्ड मेडल्स मिले, पहली पोजीशन है, और उसमें ज़्यादा तादाद जो थी वो 90% वो लड़कियों की थी। वो लड़के जो हैं, एक लाइन बनी हुई है जो गोल्ड मेडल लेने आ रहे हैं। हम रिपोर्टर्स सारे बैठे थे, मेरे सीनियर्स भी साथ थे प्रिंट मीडिया से, तो वो भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे हो कि लड़के तो कोई अगर 10 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके जा रही हैं, 10 लड़कियों के बाद कोई 2-3 लड़के आ रहे हैं गोल्ड मेडल लेने। तो गोल्ड मेडल लेना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। हमने उनसे इंटरव्यू भी किया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मुख्तलिफ फील्ड से हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं फील्ड में जाके ये काम करते हैं। तो हमने उनसे जाके बात की, क्योंकि ये 2017 और 2018 के पास आउट होने वाले थे, और अब देखें 5 साल का गैप है। उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो थे जो कहीं ना कहीं फील्ड में जॉब कर रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी हमें चीज़ देखने को मिली कि कोई साइकोलॉजी का है, कोई मैथ का है, कोई इंजीनियरिंग का है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब में भी बिजी हैं। तो अब तीसरा मुसलसल कन्वोकेशन होने जा रहा है। इसमें गवर्नर जो हैं, चांसलर हैं बलीग उल रहमान, उनका भी बड़ा एक हाथ है इन कामयाबियों में, कि वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को बार बार मौका दे रहे हैं कि इन्होंने सिंडिकेट का इजलास बुलाना है, सेनेट का इजलास बुलाना है, कन्वोकेशन करवानी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवानी है। तो गवर्नर की जानब से भी काफ़ी मदद मिल रही है कि वो बार बार मंजूरी दे रहे हैं, और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी अब आगे बढ़ी। लेकिन यूनिवर्सिटी में मसाइल भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को माली खसारा बहुत ज़्यादा है। इनके इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें काफ़ी इनके मसाइल चल रहे हैं। इनकी स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप्स पूरे नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स की फीसों के मसाइल चल रहे हैं। अब पिछले ही दिनों अगर हम बात करें कि मैं पिछले शो में बात की थी कि इनके एडमिशन्स पूरे नहीं हो रहे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के,
تو میں نے مینجمنٹ سے بات کی کہ سر آپ کے ایڈمیشن نہیں پوری ہو رہے, بار بار ایڈ بھی دے رہے ہیں. اب انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر لوگوں کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. پہلے BZU ہوتی تھی پورے جنوبی پنجاب میں, دور دور سے لوگ ایڈمیشن لینے آتے تھے. اب ایک ہی بوسٹن روڈ پہ ہی چلے جائیں, آپ کو سینکڑوں یونیورسٹیز مل جاتی ہیں, کالجز مل جاتے ہیں, تو لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر, جہاں سے کم پیسوں میں تعلیم مل سکتی ہے, تو چھوڑ کر مہنگی کی طرف کیوں جانے, کیونکہ آپ کا معیار جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے اس پر, یونیورسٹی BZU کے معیار پر. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ BZU میں ایک تو بد امنی ہے, اسٹوڈنٹس ڈرتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, ریسٹمنٹس کے کیسز ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے. اچھا, اس پہ ہم لازمی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو علل صبح سے ہی ملتان میں کافی زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے, درجہ حرارت بڑھتا ہوا معلوم ہو رہا ہے, اور علل صبح سے ہی کافی زیادہ ہبسی معلوم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے صبح کے اوقات سے ہی سورج اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے, سورج کے تیور بدل چکے ہیں, اور ملتان کے شہری جو ہیں اب وہ ملتان کی شدید گرمی کے لیے تیار ہو جائیں. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر اولیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان کا گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرے آلودہ معلوم ہو رہا ہے, جو کہ 151 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے, تو ملتان آج 5ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کئی دنوں سے آج قدرے بہتر ہے, لیکن پھر بھی کافی زیادہ موسم خشک اور گرم معلوم ہو رہا ہے. آج ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 62% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھتا ہوا معلوم ہوگا, جو کہ 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے. بارشوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. البتہ ہاں, ملتان شہر کے باسی جو ہیں وہ شدید گرمی کے لیے اپنے آپ کو ضرور تیار رکھیں. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور جس طرح گرمی کی صورتحال وہ بتا رہے تھے نا کہ آگے آپ تیار رہیں. کل بھی بہت زیادہ تھی گرمی تو اب ظاہر سی بات ہے, دیکھو یار مئی ہے, پھر آگے جون اور جولائی اور پھر اگست, یہ 3-4 مہینے بڑی ہوگی, بارشیں, ٹھنڈی راتیں, صبح کی ٹھنڈی ہوائیں. آم بھی تو کھانے ہیں, آم بھی کھانے, یہ صحیح بات ہے. اگر کل ہماری جس طرح بات ہو رہی تھی کہ آم ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے موسم آپ کو ایسا چاہیے کہ آم پکنے کے لیے. کچھ پھل ایسے ہیں وہ بارشوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ پھل ایسے ہیں جو حدت گرمی کے انتظار میں ہوتے ہیں. ہاں, آم انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے. ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ ملتان کے آم تو ویسے ہی مشہور ہے. کہتے ہیں نا اب آموں کا موسم آ رہا ہے تو ملتانیوں سے تعلقات بحال کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اچھا, فوراً ویسے جانا شروع ہو جاتے ہیں نا آپ کے لیے کہ اچھا گرمیوں کے موسم آ گئے تھے جی, آم کی پیٹیاں کب آ رہی ہیں ہماری طرف گفٹ کے طور پہ. اچھا جی, کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کہہ رہے ہیں؟ میں کرسان بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا, آج سرکاری کالجز کے مسائل کے حوالے سے بات ہونا چاہ رہی تھی, تو میں بھی تھوڑا سا اپنا موقف پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی جی بھائی. بات یہ تھی کہ جیسے کہ آپ کیل میں ہیں, نرسنگ یونیورسٹی بہت اچھا قدم کی یونیورسٹی بنائی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری کالجز کی حیثیت کو ختم کر کے یونیورسٹی بنانا یہ بے وقوفی میں سمجھتا ہوں. اور تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ نئی یونیورسٹی بنائی جاتی تاکہ نئے سرے سے ایک نیا انفراسٹرکچر جو ہے نا مادہ وجود میں آتا اور لوگوں کو بہت سہولیات ملتی. اب وہ نقصان یہ کہ امریکن یونیورسٹی کے بننے سے وہ بچے جو 5 سے 7 ہزار فی سیمسٹر میں ماسٹر, بی ایس اور اس طرح کی ڈگری حاصل کرتے تھے,
अब वो जो जब यूनिवर्सिटी बन गई है तो वो 30 से 40 हज़ार की सेमेस्टर फीस हो गई है। ऐसे में उनके लिए मुश्किलात का बायस बन गए। तो बच्चों की जो बुनियादी हरकत तालीम वो भी और उनको बिठा लेंगे उनके वालिदैन। अब जब सरकारी कॉलेज में गए हैं ये तमाम बच्चे, मुल्तान के जो दीगर कॉलेज हैं, उसमें फिर नुकसान ये हुआ कि स्टाफ की कमी, फर्नीचर की कमी, रूम की कमी, ये मसाइल हैं। इससे मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि जरा इसके तवज्जो दें, या तो अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने बनानी है कैसे दूसरे कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना है आपने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। जी, ये मैंने स्टोरी भी आज के दिन में डिस्कस करनी थी कि मुल्तान के सरकारी कॉलेजेस में तब्दीलियां क्या हुई हैं और उनमें मसाइल क्या हुए हैं। हाँ, ये बहुत अहम इस वक्त मसला चल रहा है कि मुल्तान के तकरीबन टोटल जो हैं 26 के करीब कॉलेजेस हैं और उसमें से कोई 5 कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है जिसमें उन्होंने BS प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और प्रोग्राम्स तो स्टार्ट कर दिए लेकिन उनकी वो सहूलियात नाकाफ़ी हैं। हाँ। क्योंकि कॉलेज जो स्टडी है और यूनिवर्सिटी लेवल की जो स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें PhDs चाहिए होते हैं, MPhil स्टाफ चाहिए होता है, लेबॉर्ट्रीज़ चाहिए होती हैं कंप्लीट, लाइब्रेरीज़ में हमें बुक्स की एक मुअय्यन तादाद है वो हमें चाहिए होती है, रूम्स की इन्होंने बात की, फर्नीचर की बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुल्तान की सरकारी कॉलेज अपग्रेड हुए लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। सिविल लाइन कॉलेज है, अलमदार हुसैन कॉलेज है, इस तरह 3 और कॉलेज हैं जो अपग्रेड हुए हैं। अमरसन कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी बना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रोना रो रहे हैं, इवन के टीचर्स भी कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो प्राइवेट की फीसेस नहीं भर सकता था वो गवर्नमेंट कॉलेज में आता था, कुछ 4 से 5 हज़ार में उसका एडमिशन होके वो सारे अपने सालाना स्टडी कर लेता था। अब उसकी फीस बढ़कर 30 से 40 हज़ार चली गई। अब वो परेशान है, उसके लिए मसला बन रहा है। चलें सपोज अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ें कर भी रहा है, कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया है, आगे वो सहूलियात नहीं है। मेरा चूंकि जाना रोजाना की बुनियाद पर कॉलेज में होता है, कॉलेज में जाके बैठते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो कोई कॉलेज वाले तो कहते हैं हमारे पास MPhil स्टाफ की कमी है, कोई कॉलेज वाले कहते हैं हमारे पास PhD स्टाफ की कमी है। और जाके आप इनकी लेबॉर्ट्रीज देखें, साइंस की लेबॉर्ट्रीज हैं वो वीरान पड़ी हैं, मट्टी जमी हुई है पूरी लेबॉर्ट्रीज के, सारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसमें केमिकल्स की कमी है, लेबॉर्ट्रीज वीरान है। लाइब्रेरीज में चले जाएं, जो BS प्रोग्राम के लिए लाइब्रेरी चाहिए तो 200 मिनिमम बुक्स चाहिए होती हैं वहाँ पे, वो पूरी नहीं है। तो ये बड़े मसाइल आ रहे हैं इस वक्त कॉलेज पर। इस वक्त मज़े की बात, इस पर तवज्जो भी नहीं दी जा रही, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज एक यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई स्टूडेंट उसे थोड़ा कम फीस में ले भी रहा है लेकिन उसकी फिर सहूलियत नाकाफ़ी है। इस पर काफ़ी एप्लीकेशन्स भी जा रही हैं लेकिन अभी कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, इसके साथ ही आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। साथ साथ हम ये जान लेते हैं दरेजा साहब से, सराइकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके हवाले से बताइएगा। जी आसमा बीबी एतवार को थी पे थल सराइकी सकाफती कॉन्फ्रेंस, ठीक है, थल दे विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू है ते उनदे विच अदीब हुसैन, शहर हुसैन, दानिश्वर हुसैन, ये जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं या मेल हैं ये एक दूसरे को मेल मिलाप का जरिया है, एक दूसरे को करीब घिनावण का जरिया है और इनके नाल एक प्यार मोहब्बत अमन का एक पैगाम है बहुत बड़ा। तो अज तो नहीं है, हमेशा तो और ख़ास तौर पर सराइकी वसीब जो हज़ार साल तहजीब का वारिस है इतना मेले ठेले। हुण असां अज देखूँ कि मेरे वाले दे विच आशिक मुल्तान साहब मेला करवेंदन, वो कुछ 77-78 साल तो बाकायदगी के नाल थींदा पे और इवें ही जरा ना सावल सोब तौसा दा मेला है वो हर साल थींदे। इवें झोग की तरफों असां लाहौर दे विच, इस्लामाबाद दे विच, डेरा इस्माइल खान दे विच और ये पूरे वसेब दे विच नाल कराची दे विच हर जगह दे उत्ते प्रोग्राम करवेंदे से। ते ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है एतवार को थींदी पई है ये बहु अहमियत के हवाले और ख़ास तौर पर ये थल के हवाले नाल थींदी है। जिथां थल का जिक्र आवे, ख्वाजा सिंह फरमाए थल मारू दा पैंडा सारा थीसे में एक बिल्हान। इहदे नाल लोगों को थल की तारीख का पता लग से, उतों की तहजीब का, उतों की सकाफत का, उतों के अदब का। और वो थल जरा कि 7 ज़िले के विचों गुजरदे, सारा इतना वड्डा थल है कि जरा मियाँ वाली को नहीं शुरू थींदे होंदे, बखर आ वेंदे, खुशाब आ वेंदे और हुण कोट अद्दू भी ज़िला बढ़ गए, इवें लैया आ वेंदे वाले एक कुछ हिस्सा जरा सरगोधा दा उनको टच करेंदे, झंग का कुछ हिस्से को टच करेंदे और आखिर टेल जरा होंदा वो मुजफ्फरगढ़ है।
थल कॉन्फ्रेंस थींदी है, रोही कॉन्फ्रेंस थींदी है, दमान कॉन्फ्रेंस थींदी है, चूंकि सराइकी खिते का जरा ना है उनके जरा निशाबर ना हैं, रोह रोही थल दमान, तो इतना कॉन्फ्रेंसा थींदियूं आहिनि। ये कॉन्फ्रेंस रशीद खान लशारी असाडे दोस्त हैं, वो अपनी मिट्टी नाल, अपनी धरती नाल, अपने वसेब नाल बहु मुहब्बत करन और बहु वड्डा इंतजाम किया होया, तो उत्थे दोस्त सारे होसन, ज़ाहिर है बहु खुशी थी से सारे लोग भी होसन, और ख़ास तौर पर जिमें तफसील नाल एजुकेशन के हवाले नाल शकील सिंह दसे, तो मैं दसना चाहना कि सराइकी वसेब दे विच एमरसन को कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिता गया, खवातीन कॉलेज मुल्तान, खवातीन कॉलेज बहावलपुर, इवें गाजी यूनिवर्सिटी बढ़ाई गई, कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिता गया, तो बेहतर इहो है कि उन्हें वो हैसियत बरकरार रखी वजे, नवियां यूनिवर्सिटियां बढ़ाया वजन। ये वसेब दे विच बहु यूनिवर्सिटियों की जरूरत है और यूनिवर्सिटियों तो महरूम है, और जिमें कॉल करने वाले दसेंदे पे हैं कि भाई एक गरीब आदमी थोड़े पैसे दे विच उनको दाखिला मिल वेंदा है, डिग्री मिल वेंदी है, और शकील साहब ने तो खास तौर पर कॉलेजों की तफसील दसी है कि भी तुसा BS प्रोग्राम कर दिते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल, लेकिन सहूलतां तुसा कॉलेज वाला भी कहनी, उता PhD कहनी, स्कॉलर, उता MPhil टीचर कहनी। सर ये तो मसला है एजुकेशन के हवाले नाल जो गल थींदी है, सारा एजुकेशन सिस्टम आज तक बेहतर नहीं थी सका। एजुकेशन के लिए वो फंड्स नहीं है, वो प्रायोरिटीज नहीं है, वो कोई प्लान्स नहीं है। अच्छा, प्लान्स भी नहीं। फिर सेकेंडली जिस तरह हम बात करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन को सस्ता होना चाहिए था, एजुकेशन को फ्री होना चाहिए, ठीक है। हम लोग नारा तो यही लगाते हैं कि हर बच्चे का तालीम हासिल करना जो है वो हर बच्चे का हक है, हम सबका हक। तालीम, सेहत बिल्कुल मकसद सस्ती होनी चाहिए, रोजगार ये स्टेट की जिम्मेदारी है वो मुहैया करे। उहदे नाल ये है कि खास तौर पर जितना भी पूरे पाकिस्तान दे विच माँ बोलियों दे विच तालीम दी वजे, बेसिक तालीम, पूरी दुनिया के माहिरीन तालीमी गाल से इतफाक करें कि बाल को तुसां उहदी माँ बोली दे विच तालीम दो, और यूनिवर्सिटियां खास तौर पर कहीं भी यूनिवर्सिटी के क्याम का मकसद उतों के आसार, उतों की तहजीब, उतों की सकाफत, उतों का अदब और उतों की जबान के उत्ते तहकीक ते रिसर्च होंदे। तो जितने भी हुण नवीं यूनिवर्सिटियां बणियां उन्हें शोबे कहनी, मैं मियाँ बलीगुर रहमान साहब को खुद मिलिया क्योंकि वो चांसलर हैं, तो उन्हें को आखे कि भाई तुसां जो रहनी था सराइकी शोबे कायम करो। हुण एक अच्छा कदम यूनिवर्सिटी सारी बहाउद्दीन की यूनिवर्सिटी 5 साल केस मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, ज़हूर साहब भी बात कर रहे हैं, शकील से भी हमारी, कि हमारे यहाँ अभी हम कोई भी इस तरह की बात होती है जब भी एजुकेशन को लेकर, और कहा जाता है जी कि एजुकेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस के हवाले से बात कर ली जाए, निसाब के हवाले से, बोर्ड्स के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले से भी हमने नहीं देखा कि कहीं पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं रिलैक्स फील करें या उनके ऊपर प्रेशर ना हो। इस्लाहात की ज़रूरत है निज़ाम तालीम में, और वो नहीं, सिलेबस में इस्लाहात की ज़रूरत है। हम कितना पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम कितने पुराने तरीक़ों पर चल रहे हैं इम्तिहान लेने के, हम पढ़ाने के पुराने तरीक़ों पर चल रहे हैं, और उसके साथ रिजल्ट्स लेने देने के पुराने तरीक़ों पर चल रहे हैं। कोई नए तरीके अपनाने को हम तैयार ही नहीं। इंटरनेशनल मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान अपनाने को तैयार नहीं, और अपना भी नहीं सकता क्योंकि अभी वो बजट्स नहीं है। अभी देखिए, मुल्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक नया तरीका लॉन्च किया गया है जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है टीचिंग के लिए, ठीक है। अब उसके लिए प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को करने में, लेकिन वो बेहतर कारीगर साबित होगा उसके साथ। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग जो रिवायती तरीक़ाकार हैं हमारे निज़ाम तालीम के, ख़ास तौर पर सिलेबस के हैं, वो तब्दील नहीं कर रहे, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस जो हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस वैसे ही पुराने पड़े हैं। जो प्राइवेट हैं वो सिलेबस वो अपना अपडेट करते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड ने लगाया, किसने क्या सिलेबस लगाया, लेकिन वो करीबी पहुंच से दूर है, बहुत महंगे सिलेबस होते हैं। आप एजुकेशन महंगी है ना, चाहे हमारे हेल्थ होगी, 2 क्लास की बुक्स लेने जाएं, 2 क्लास की एक बुक्स लेने जाएं, वो एक सेट जो है 2 क्लास की बुक्स वो 5000 का मिलता है।
वो आम कोई मिडिल क्लास तो नहीं ले सकेगा। वही तो बात करेंगे कि अब एक घर में अगर 4-5 बच्चे हैं तो आपने सबको पढ़ाना है, प्राइवेट तो बहुत महंगा हो गया। तो आप किस तरह सरकारी नारा था वो तो पूरा कर नहीं रहा। अब एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट्स आप बिठाएं प्राइवेट के सामने, वो एहसास कमतरी का शिकार होगा, वो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि सरकार के जो तरीके हैं वो बड़े पुराने हैं, डिफरेंट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो। अच्छा, सरकार फंड्स भी देती है, पता भी चलता है फलां चीज़। सरकारी कॉलेजेस में टैबलेट्स दिए गए, इनको इस्तेमाल करें। टीचर्स को टैबलेट्स यूज करने नहीं आते। मर्दमशुमारी में आपने देखे थे तमाशे सारे, जब मर्दमशुमारी में टीचर्स को टैबलेट्स दिए गए, बात वही आ जाती है कि जहाँ हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग्स हो, स्कूल के हवाले से बेहतर ही हो, तो वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, फिर हम इसके साथ साथ जिस तरह यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे, ये तो हमारे मसाइल हैं ही हैं जो अभी तक हम जिनको फेस कर रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ ही BZU में जो लॉ कॉलेज के हवाले से फ्रॉड का एक केस चल रहा था, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। सूरत हाल सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं, यकीन माने। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है इस कॉलेज के इसके केस के हवाले से। इसमें मुतअद्दिद कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ मिले हुए थे, और उन्होंने मिलकर एक तादाद होती है कि आप इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिट कर सकते हैं, इनको डिग्रीज दे सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस ने क्या किया, स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिट किए, उनसे फीसिस बटोरी और यूनिवर्सिटी से जाली वोचर्स बनवाए। जाली वोचर्स के जरिए जितनी भी फीस बनी एक्स्ट्रा, वो जो एक मुनज़्ज़म फ्रॉड हो रहा था, जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, उसके साथ बाकी जो लोग कुछ डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कोई 600 करोड़ के करीब जाके ये फ्रॉड बनता है, 600 करोड़ रुपए का। किसी पर 36 करोड़ है, किसी पर 29 करोड़ है, किसी पर 1 करोड़ है, किसी पर 2 करोड़ है। एक मुनज़्ज़म फ्रॉड किया गया है। स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तो साइड पे गया ही गया। अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हो गई है कि इस पर ना कार्रवाई करवाएं, FIA से दरख्वास्त करें कि कार्रवाई करवाएं जितने भी लोग हैं। अब जिन्होंने फ्रॉड किया है करोड़ों का, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सारा झूठ है, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, हमने कोई बेज़ाब्तियाँ नहीं की हैं, हम अपना इसका जवाब देंगे, चैलेंज करेंगे इस फैसले को। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई वापस चीज़ आने नहीं वाली। पाकिस्तान में कहते हैं पैसे दबाने हो ना, रिपोर्ट करवा दो, FIR करवा दो, बाद में मामला चलते रहेंगे और सारा केस ख़त्म। यही कुछ इनके साथ होना है। तो इस फ्रॉड ने इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया जा रहा है लॉ कॉलेजेस का। और जितने लॉ कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी सारी एफिलिएशन उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। उसमें मुल्तान के भी कई कॉलेज हैं, पाकपतन के कॉलेजेस हैं, और भी कई शहरों से कॉलेजेस हैं जिनकी एफिलिएशन ख़त्म की गई है। तो यूनिवर्सिटी में ये इसका बड़ा वाइस चांसलर तो चले गए साइड पे, वाइस चांसलर मुअत्तल हो गए थे ना। हाँ जी। और एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक अंसारी वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो तो ऑलरेडी पहले ही हाथ साफ करके चले गए। उसके बाद वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी आए, उन पर यह हुआ कि आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, वो भी साइड पे चले गए। रजिस्ट्रार भी मुअत्तल हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार भी मुअत्तल हो गया। कंट्रोलर अभी बैठे हैं, ठीक है, वो कहता है कि जी वो किसी न किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी, जिसकी वजह से वो अभी बैठे है। नया वाइस चांसलर आ गया है, अब वो अपने मामला यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, लेकिन जो पिछले जितनी बेज़ाब्तियाँ थी उनको अब सुप्रीम कोर्ट और FIA ही देखेगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ जो पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में देखने में आ रही थी, यूनिवर्सिटी में डिस्पेंसरी बनाई जाती है स्टूडेंट्स की सेहत के लिए। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। अब पिछले दिनों एक वालिद आए हुए थे अपने बेटे को लेने के लिए, उनका एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल से गिरते हैं, दोनों को चोटें लग जाती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो फौरी उनको लेकर जाते हैं, डिस्पेंसरी लेके जाते हैं। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स ही गायब हैं, 1.5 घंटा बैठे रहे हैं, वो कॉल्स की हैं, इमरजेंसी कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है जी। कहाँ बाद में एक और स्टूडेंट है, कोई गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम था, वो फौरी वहाँ पहुँचा, उसको चेकअप करने के लिए कोई नहीं है। फिर स्टूडेंट से हमने जाके बात की, पता चला तो वो कहते हैं यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी जो है ऐसे ही वीरान पड़ी है। इंतजामिया से जाके बात कीजिए, आप जवाब दें, डिस्पेंसरी बंद पड़ी है, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्या बेचारे। अरे नहीं जी, कोई 1 घंटा कोई आधा घंटा डॉक्टर बात वही आ जाती है कि हम जितने भी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट्स करते हैं या हम जवाब मांगते हैं तो कभी उनका जवाब आया नहीं है, और हमेशा वो क्वेश्चन मार्क जो है ना वो हमेशा रह जाता है। ठीक है, अभी कभी भी आपको कभी भी कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि आया हमने इस इदारे में हमने अपना क्या रोल प्ले किया, वो कोई इसकी जवाब भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, आप एक तो आपकी तहरीक जो आप लेकर चल रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आसमा बीबी उनते गाल करे ना, और खास तौर पर जी तालीम की गाल थी पी है, ये बहु अहम गाल है, शकील साहब तफसील नाल दसे। लेकिन मैं एक तबकाती तालीम जी है ना वो गवर्नमेंट ख़त्म करे, सबको अमीर को गरीब को बराबर तालीम देवे।
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰਿਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मदारिस के तलबा को भी ब्यूरोक्रेसी के विच हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वाजिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिसेंटली आया यूएई से, तो अभी देख रहा था अपना कल्चर, ये तो करंट अफेयर्स पे बात होना, एजुकेशन जैसे वो सर बैठे हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे वहाँ बात है, वहाँ एक्सपो है, लोग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इवन हमारी जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, उनसे जो है ना बताना हमारे कल्चर जो भी चीज़ें हैं। मुझे एक चीज़ ये जो करती है कि जिस तरह हमारी लैंग्वेज है, इसको पता नहीं क्यों हम लोग ऑकवर्ड सा फील करते हैं। जो हम मैं गया वहाँ रहा सबका, तो सब लोग एक यानी कि बड़ा एक प्राउड फील करते हैं। अपनी लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करना। तो ये चीज़ अभी जिस तरह आप लोग करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन, ये चीज़ अच्छी लगी। मैं बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट सा रह गया है। सर कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? जी मैं बस यो अर्ज कर कि जिमें बाल दसेंदा पे सबको अपनी तहजीब नाल, सकाफत नाल, अपने वतन नाल, वसेब नाल मोहब्बत करनी चाहिए और सकाफत को प्रमोट करना चाहिए, ज़बान को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ज़बान अल्लाह ताला ने दी हुई है और जिन्हें भी ज़बान कायनात जहाँ हर ज़बान काबिल एहतराम है और ख़ास तौर पर इन वसेब के लोगों को शनाख्त भी मिलनी चाहिए, सूबा भी मिलना चाहिए और सूबा सराकिस्तान मिलना चाहिए। साढ़े आने वाले नस्लें का सवाल है, क्योंकि साढ़ा जरा सूबा है उन्हें रणजीत सिंह कब्जा किया है और कब्जे को वाल अंग्रेज साम्राज्य ने पुख्ता किया, तो हुण उन कब्जे को खत्म भी होना चाहिए। इन वसेब के लोगों को जीवन का हक मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान नाल मोहब्बत की है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हैं हमारे साथ जी डॉक्टर अरशद बलोच साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी साकिब सरदार सईदी साहब, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है वो नाज़रीन को बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं वालिदैन के हकूक़ पर। वालिदैन का क्या मुकाम है, और इसके साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में भी जानेंगे। और इसके साथ जो एक ज़रूरत है कि इस टाइम हमारे हर बच्चे की ये तरबियत होनी चाहिए कि वालिदैन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत, मैं समझती हूँ उनका एक अपना एक मुकाम है, और जो अल्लाह ताला ने मुकाम दिया हुआ है उसकी तो क्या ही बात है। इस हवाले से जो है हमें अपने वालिदैन की खिदमत भी करनी चाहिए, उनसे प्यार भी करना चाहिए, हमारा उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, इस हवाले से भी बात होगी। और साथ ही हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वालिदैन के हकूक़ के हवाले से जान लेते हैं ना कि हैं क्या, फिर उसके कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। और इस्लामी जो उसूल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हुकूक हैं वो एक इंसान के अपने वालिदैन के मुताल्लिक हैं। हुकूकुल्लाह के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं हुकूक, वो वालिदैन के हुकूक हैं। और इंसान की तमाम तर जो कामयाबियां हैं और माशरे में उसका जो भी वकार है और आखिरत में उसके लिए जो भी अजर है, जो भी उसका सिला है, उस सब का दारो मदार जो है वो वालिदैन के हकूक पूरे करने में, वालिदैन के अदब में, वालिदैन की खिदमत में है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुशाहिदा किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकाम पर जहां शिरक से मना किया, साथ ही हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। यानी अगर इस तरह समझा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के साथ साथ खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कई मकामात पर वालिदैन के अदब व एहतराम का हुक्म फरमाया है। यानी इस बात की अहमियत को उजागर किया है कि जिस तरह खालिक कायनात ने अपनी ज़ात को वहदहू ला शरीक बनाया है, इसी तरह एक इंसान के लिए उसके जो वालिदैन हैं उनके हुकूक जो है वो बड़े नुमायां हैं और मुनफरिद हैं और उनमें किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है।
اور قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی کسی بات پر ہم اف بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ سب سے ہلکا لفظ ہے کہ کسی کی بات ہمیں ناگوار گزر رہی ہے تو ہم اس پر اف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے والدین کے بارے میں اس معاملے پر بھی احتیاط کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک بندہ مومن اس کا ایمان ہی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے وہ والدین کے حقوق کو پورا نہ کرے، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے اپنے والدین ماں اور باپ کو ناراض رکھا وہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ تو والدین کے حقوق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان اولاد پر جو ہے وہ لازم ہے، سب سے پہلے ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، والدین کے احکامات کی تعمیل کی جائے، اور والدین کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے رزق کی برکت، انسان کی طبیعت کا سکون، انسان کی رات کی جو نیند ہے اس کا چین، اور انسان کی زندگی کی کامیابیاں، یہ سب حقوق والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کا حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں پورے کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کو رات کو نیند بھی سکون کی آتی ہے، اس کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن و سنت میں اس قدر والدین کے حقوق پر ذکر کیا گیا ہے کہ کئی مرتبہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ ہمیں حج پر جانے کی اجازت دی جائے یا ہمیں جہاد پر جانے کی اجازت دی جائے، مختلف روایت ہیں۔ تو آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ کے ماں باپ موجود ہیں، آپ ان کی خدمت کرو، اللہ آپ کو حج کا، اللہ آپ کو جہاد میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرمائے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ اچھا، جس طرح والدین کے بہت میں سمجھتی ہوں، جس طرح قرآن میں ذکر ہے، بار بار احادیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو جو ان کی تعلیمات ہیں اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے مقام بتایا، اسی طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ابھی جس طرح کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک دور ایسا گزر رہا ہے جو پیرنٹس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جو والدین کی اہمیت کا اس طریقے سے ہمیں خیال نہیں ہوتا، کیا کہنا چاہیے اس بارے میں، کس طرح کا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ اپنی اولاد کی 3 چیزوں پر ضرور تربیت کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس پر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھایا کرو۔ قرآن اچھا سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم، قرآن کا جو مقصد ہے وہ سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا کرو، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھایا کرو، یعنی قرآن نے جن چیزوں کے احکامات ارشاد فرمائے وہ سکھاؤ، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہ سکھاؤ، جن چیزوں کو حرام کہا وہ چیزیں سکھاؤ۔ اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، جس کی اولاد قرآن سیکھی ہوئی ہوگی تو کبھی بھی وہ والدین کی نافرمان نہیں، کبھی بھی وہ والدین کی بے ادب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کی تربیت اس طرح سے کرو کہ انہیں یہ پتا ہو کہ سب سے زیادہ ہم نے محبت نبی پاک سے کرنی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اولاد کو سکھائیں گے تو پھر نبی پاک کی سنت، نبی پاک کا طریقہ، نبی پاک کا معاشرے کا جو برتاؤ ہے اس سے بھی ہماری اولاد کو محبت ہوگی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھاؤ، یعنی میری آل کی محبت سکھانے سے یہاں مطلب یہ تھا کہ میری آل جس طرح میری فرما بردار ہے، میری آل جس طرح میرا ادب کرتی ہے، یا جس طرح میری آل نے حق کے فرما برداری ادا کیا ہے،
اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. اگر یہ چیزیں ہم اپنی اولاد کو بچپن ہی سے ان کی تربیت میں یہ 3 چیزیں شامل کریں کہ قرآن کی ہر آیت انہیں سمجھائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, نبی پاک کی محبت کا ذوق اور شوق پیدا کریں کہ ہماری تمام کامیابیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہیں. اور تیسری چیز آل رسول کی محبت سکھائیں کہ انہوں نے دین کے لیے, انہوں نے جو ہے وہ ادب کے لیے, انہوں نے قرآن کے لیے, انہوں نے اپنے نانا کی شریعت کے لیے کیا کردار ادا کیا. جب یہ 3 چیزیں اولاد کو بچپن ہی میں سکھائی جائیں گی تو یقیناً اس کے اثرات ہمارے اوپر معاشرے میں بہت اچھے پڑیں گے. اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ ہماری اولادیں فرما بردار نہیں بن رہی, ہماری اولادیں جو ہے ہمارے سوچ کے مطابق پروان نہیں چڑھ رہی, تو آپ نے بھی فرمایا کہ اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو. آپ نے فرمایا اولاد کو بچپن ہی سے نبی کی ذات پر درود پڑھنا سکھایا کرو. اگر اولاد بچپن ہی سے درود پڑھے گی تو ان کی زبانیں پاکیزہ ہوں گی, دل پاکیزہ ہوں گے, ذہن پاکیزہ ہوں گے, اور پاکیزہ ذہنوں میں ہمیشہ محبتیں جنم لیتی ہیں, ان میں نفرتیں جنم نہیں لیتی, ادب پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نبی پاک کے معجزات بتایا کرو, نبی پاک کے جو کمالات ہیں وہ بتایا کرو کہ نبی پاک کو اللہ نے کتنی بڑی شان عطا کی تھی, کتنے کمالات عطا کیے تھے, کتنی بلندیاں عطا کی تھی. اور تیسری چیز علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی سیرت کے واقعات بتایا کرو. تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو یقیناً ہماری اولادیں بھی فرما بردار بن سکتی ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے, باوقار معاشرہ بن سکتا ہے. آج ہماری اولادوں کا نافرمان ہونا, اس میں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اس نہج پر ان کی تربیت ہی نہیں کی جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ تربیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک اب جو ہے وہ نظر نہیں آتا, رک سا گیا ہے. تو کچھ یہ ریزنز بھی آ رہے ہیں کہ جس میں آپ اپنے پیرنٹس کی جو ہے اس طریقے سے ریسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح آپ کو کرنی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی محمد وقار لطیف ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جس طرح والدین کے حقوق پر بات کر رہے ہیں, اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا فرمان ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی, والدین کا جو نافرمان ہے اس کی جو سزا ہے, مختلف ایسی شرعی سزائیں ہیں ایسے گناہوں پر کہ جن کی سخت گرفت ہے, ان کی سزا قیامت میں ملے گی. لیکن شریعت اسلامی کے مطابق والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملے گی اور آخرت میں بھی ضرور ملے گی. یعنی یہ گناہوں میں اتنا جو ہے سنگین گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے. اور والدین کا جو نافرمان ہے, بعض روایات کے مطابق ایسے بھی واقعات رونما ہوئے کہ ایسے لوگ جنہوں نے 24 سال مسلسل حج کیے, لیکن حج کے موقع پر ہی انہیں کسی نہ کسی ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. ان کا گریہ زاری کرنا, ان کا رونا, ان کا معافیاں طلب کرنا اس وقت تک قابل قبول نہ ہوا جب تک ان کے والدین نے انہیں معاف نہ کیا. یعنی اگر والدین اپنی اولاد کی خطاؤں پر انہیں معاف نہ کریں تو ان کے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. اور جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو جو معاشرتی نقصان ہے, ان کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے, ان کی رات کی جو نیند ہے وہ اڑ جاتی ہے, ان کے جسم کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کی اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے, ان کی گھریلو زندگی انتہائی دشواریوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں, دینی نقصانات بھی ہیں, روحانی نقصانات بھی ہیں, اور جو قدرت کی طرف سے جو اس کی بڑی سزائیں ہیں, ان سزاؤں میں سے بھی جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ دنیا میں بھی سزا پائے گا اور آخرت میں بھی سزا پائے گا, اور قبر کی جو برزخی زندگی ہے مسلسل اس کی عذاب میں گزرے گی جب تک والدین اسے معاف نہ فرما دے. تو اس لیے والدین کے
حقوق کے بارے میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے. والدین کے ادب کے حوالے سے آج کل کیونکہ وہ معاشرے میں ایک عجیب جو ہے وہ کیفیت ہے, ہم نے والدین کو بڑا عام سا کوئی ایک کریکٹر سمجھا ہوا ہے, یا یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس انہوں نے ہماری خدمت کرنی ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرنی ہے. تو یہ ہماری سوچ جو ہے یہ ہمارے لیے معاشرتی طور پر بھی بگاڑ کا سبب ہے. ہمارا جو معاشرتی اس وقت جو انتشار ہے, اس وقت جو ہماری بے چینیاں ہیں, اس وقت ہر شخص جو ایک عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں ہم نے والدین کا ادب ختم کر دیا ہے. والدین کی نافرمانیاں حد سے جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی ہیں. تو لہٰذا ہمیں واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف آنا ہوگا, قرآن کی طرف آنا ہوگا, والدین کے مقام کو سمجھنا ہوگا, والدین کا ادب و احترام اپنی زندگی میں لازم رکھنا ہوگا, تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں آئیں, مشکلات دور ہوں, اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہم بڑی سزاؤں سے بچ سکیں. ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے اب دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کے ساتھ ایون کہ ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں اس قدر جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ امت کو بتائی ہے, بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نفلی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز بھی توڑ دیتا. کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے, لیکن والدین کی آواز پر آقا علیہ السلام نے اس بات پر بھی جو ہے وہ امت کو واضح پیغام دیا کہ اگر نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جو خالق کے کائنات سے ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے, اس رابطے کو منقطع کر دینا ہے اگر والدین آواز دے دیں. تو ہمارا والدین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے یہ جہاں قیامت کے دن اور قبر میں سزاؤں کے لیے ہمارا یہ جو ہے وہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہے, وہاں معاشرتی طور پہ ہمارے اس سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں. ہماری جو نسل نو ہے اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے, کیونکہ جو بچہ ہے وہ پڑھانے سے نہیں سیکھتا, وہ کچھ دکھانے سے سیکھتا ہے. اگر ہم والدین کے ساتھ اچھے رویے اپنی اولاد کو دکھائیں گے تو وہ اولاد ہمارے ساتھ بھی اچھے رویے جو ہے اپنائے گی. اگر ہم آج ہی سے بچپن ہی سے اپنی اولاد کے سامنے والدین کی نافرمانی کریں گے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اولاد یہاں تک بھی ہے کہ والدین پر ہاتھ اٹھاتے, جس نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا اس نے اس خدا کے غضب کو آواز دی. اس طرح کے گناہ پر عرش الہی ہل جاتا ہے, اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے, نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ آخرت میں. ہاں اس کی معافی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ والدین معاف کر دیں, ان کے آگے بندہ عجز و انکساری کرے. جی, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. اچھا, اس کے ساتھ ہی مزید بھی ان سے ٹاپک پہ بات ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ایک کوشچن کیا تھا کہ ہمارے ایک آداب بھی ہیں, آداب کیا ہونے چاہیے, آپ کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. کیونکہ اسلام ایک معاشرتی دین ہے. اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ گفتگو کے بھی آداب بتائے کہ اگر وہ عام ایک معاشرے کا فرد ہے اس سے بھی جب گفتگو کریں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ اس سے بھی اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے, مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اور انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنی. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے معاشرے کے عام لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی. تو جب والدین تو معاشرے کے سب سے خاص لوگ ہیں, ان کے ساتھ پھر کس ادب سے اور کس احتیاط سے گفتگو کرنی ہوگی, اس کا خلاصہ ہم قرآن کی اس بات سے لے سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ گفتگو میں احتیاط کا معیار یہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا. ان کی کسی بات پر جو ہے انکار تو ایک طرف,
چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں کرنے. اگر والدین کی کسی بات پر انسان چہرے کے تاثرات بدل دیتا ہے تو یہ بھی والدین کی بے ادبی میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ جب بھی بات ہو آہستہ آواز میں بات ہو, مسکراہٹ والے جو ہے وہ چہرے سے بات ہو, اور آداب والے لہجے سے بات ہو, اور نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں, اور عاجزاً ان سے بات کرنا چاہیے, انتہائی انکساری سے بات کرنا چاہیے. اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر والدین کے ساتھ آداب میں ہم نے کہیں کوتاہی کی تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان قیامت کے دن ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو اپنے والدین کا بے ادب ہوگا اللہ اس کو میرا چہرہ بھی نہیں دکھائے گا. کہ قیامت کی ساری کامیابیاں وہ حضور آقا دو عالم کے چہرے سے ہیں, کہ جسے جسے نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. لیکن جو والدین کا بے ادب ہوگا, نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دکھایا جائے گا. اسی طرح والدین کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنا, ان کے حقوق پورے کرنا, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی صحیح معنی میں تیمارداری کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. آج یہ بھی فقدان ہے کہ اولاد کے پاس ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں. سوشل میڈیا 4-4 گھنٹے روزانہ ہم چلا سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ روزانہ ہوٹلنگ اور گھومنا پھرنا یہ ہماری لائف کا حصہ بن گیا ہے. اگر بوڑھے والدین ہیں تو کوئی آدھا گھنٹہ ہماری روٹین میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں. تو والدین کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی دل کی باتیں سنی جائیں. اور اسی طرح والدین جب تک زندہ رہیں ان کے حقوق اولاد پر لازم ہے, اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں پھر بھی 4 قسم کے حقوق باقی ہیں. حدیث مبارکہ ہے جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں اس پر بھی 4 حق باقی ہیں. پہلا حق یہ کہ والدین کا جو نماز جنازہ ہے, تدفین وغیرہ ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق, سٹیٹس کے مطابق اچھے انداز میں کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے بعد اولاد جب تک دنیا میں زندہ رہے اپنے والدین کے لیے روزانہ دعائیں مغفرت کرتی رہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ اصالہ ثواب کرتی رہے. تیسرا حق یہ ہے کہ والدین نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدے کیے ہیں, کوئی کاروباری ایگریمنٹ ہے, کوئی اور لین دین کا معاملہ ہے, اولاد پر حق ہے کہ وہ والدین کا کیا ہوا وہ جو معاہدہ پورا کرے. چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں اور والدین کے جو دوست ہیں, والدہ کی جو سہیلیاں ہیں, اولاد پر حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی ادب والا, احترام والا تعلق قائم رکھے. کہ والدین دنیا میں موجود ہیں, ان کے حق ادا کر کے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی ان کے حق ادا کر کے بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے یہ بات کی, اس حوالے سے بھی جان رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں اس دنیا میں, انہیں جو ہے وہ کس طرح ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے لیے صدقہ خیرات کرنی چاہیے, اس حوالے سے بھی بتائیے. بالکل, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی, میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی راستے پر ایک پانی کے کنویں کا انتظام کروا دو کہ مسافر وہاں سے گزریں گے, پانی پیتے رہیں گے, جب تک وہ پانی پیا جاتا رہے گا آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. یعنی ایسے کام کرنا, ایسا صدقہ جاریہ جو مسلسل جاری رہے, تو والدین جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ چاہے قبروں میں ہوتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو موجودہ دور میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی فلاحی کام میں حصہ ڈال دینا, دینی مدارس میں کوئی جو ہے وہ خدمات انجام دے دینا, یا مساجد کی کوئی تعمیر کروا دینا, یا کسی غریب بچے کی تعلیم کے لیے کچھ اہتمام کر دینا, کسی غریب بچی کی شادی کے لیے اہتمام کر دینا, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ ان کا مسلسل ثواب جو ہے وہ فوت شدہ والدین کو ملتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گی جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟
उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमान है कि ना औलाद जब तक जिंदा रहे माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करती रहे, उसके लिए बेहतरीन तरीका भी इस्लाम ने बताया है। हम अगर अपनी औलादों को 5 वक्त का नमाजी बना जाएं, अपनी औलादों को आदत डाल जाएं कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, बच्चा 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, नमाज में रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया पढ़ता रहेगा, हमारी बख्शिश भी हो जाएगी। और रोजाना 5 वक्त जब बच्चा नमाज पढ़ेगा, बच्चे की तरफ से हक भी अदा हो जाएगा। अगर हमारे जिम्मे कोई गुनाह है तो वो भी माफ हो जाएंगे, और गुनाहों के माफ होने के बाद आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और जाते हुए आप